नमस्कार। हमारे साथ अभी बीजेपी प्रवक्ता सचिन सौरभ सर अभी उपस्थित हैं। हम इनसे कुछ सवाल करने वाले हैं और 2024 का अंत भी होने वाला है। सर, आपसे एक सवाल है कि 2024 के बजट में गरीबों और महिलाओं के लिए योजनाओं को आप किस प्रकार से देखते हैं? जी, सर्वप्रथम आपके डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम एवं नमस्कार। बजट ऐतिहासिक बजट, मोदी 3.0 का पहला बजट और लगातार 7वीं बार निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया बजट। सबसे पहले मैं अपनी ओर से, मैं सचिन सौरभ जो जिला प्रवक्ता भाजपा को हूँ, मैं अपनी ओर से आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अब अपने प्रश्न पूछा गरीबों और महिलाओं के लिए। देखिए, भाजपा अन्य पार्टियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारी जब भाजपा का जो स्थापना हुआ जनसंघ से प्रेरित होकर, तो उसमें ये चीज़ था कि राष्ट्र प्रथम। और भाजपा के जो हमारे आदरणीय भावक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका कहना था अंत्योदय का सिद्धांत। अंत्योदय यानी समाज के जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति हैं, जब तक उसका उदय नहीं हो जाता है तो हम नहीं मानते हैं कि भारत का उदय संभव है। तो गरीबों की प्राथमिकता हमेशा से भाजपा सरकार में रही है। जब से हम लोग सरकार में, चाहे वो वाजपेयी जी के सरकार में हो या फिर नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हो। अब नरेंद्र मोदी जी के सरकार में की मैं बात करूँ तो पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया। ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब बात है गरीबों के लिए क्या, तो पीएम गरीब कल्याण योजना जो चल रही थी, इनको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि जनरली बात होती है कि लोग जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ग्रामीण इलाकों में लगभग 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बन चुके हैं। तो बात इस प्रकार, कुछ विपक्षी सवाल उठा रहे थे कि अर्बन पॉवर्टी के लिए क्या, तो इस बजट में अर्बन पॉवर्टी को भी एड्रेस किया गया है। शहरी क्षेत्रों में वैसे जो गरीब लोग रहते हैं, इस बार उन गरीबों के लिए भी 1 करोड़ पीएम आवास का प्रावधान है। वो भी अब छत विहीन नहीं रहेंगे, उनके छत की गारंटी हमारे सरकार ने ले ली है। अब बात करते हैं कि अब गरीबों के घर में जो एक प्रमुख समस्या होती है वो है बिजली की समस्या। तो पीएम सूर्य बिजली घर स्कीम जो है, इस स्कीम के तहत लगभग 1 करोड़ लोगों, 1 करोड़ फैमिली को जोड़ा जाएगा, जिसमें 300 यूनिट, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ये किन के लिए है? ये है जो पीएम सोलर मुफ्त बिजली घर स्कीम है, जो इसके लाभार्थी हैं उसके लिए है। आप उसमें अपना डालिए फॉर्म, आपको वो सब्सिडाइज रेट में सोलर प्लेट मिलेगा और आप जो भी, और यदि उससे ज़्यादा बिजली उत्पादन करते हैं तो सरकार खरीदेगी उसे। अब बात करते हैं हम लोग इस बार बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो है, जिसमें कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण किए जाते हैं, हाईवेज़, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, तो ये लगभग 11 लाख करोड़ का है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी देश का इतना बड़ा होता है तो ये स्वाभाविक है कि रोजगार के नए नए आयाम उत्पन्न होते हैं। लोगों को, गरीबों को रोजगार मिलती है, मजदूरों को उनका रोजगार मिलता है, इंजीनियरों को उनका रोजगार मिलता है। करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग इस रोजगार से जुड़ते हैं। तो यदि रोजगार से लोग जुड़ेंगे तो बिल्कुल गरीबी दूर आएगी। अब मैं बात करता हूँ नॉर्थ ईस्ट के लिए भी इस बार स्पेशल प्रावधान किया गया, क्योंकि वो जब तक भाजपा की सरकार नहीं आई थी तो वो बिल्कुल विकास से अछूता रह गया था। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के लगभग 100 शाखाओं को भी नॉर्थ ईस्ट में, यानी जो हमारा उत्तर पूर्वी जो भाई हैं, जो 7 सिस्टर है, वहाँ पे भी पहुँचाया जाएगा। साथ ही आप देख लें बजट का जो, जब आया बजट तो इसमें एक फिस्कल डेफिसिट, यानी आय कितना, बजट जनरली आय व्यय का लेखा जोखा होता है सरकार का, कहाँ से कितने रुपए आएंगे और कहाँ कितना खर्च होगा, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कितना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कितना कैपिटल रिसीट है, कितना रिवेन्यू रिसीट है। तो यदि साधारण शब्दों में बोले, जो दोनों का अंतर है, आय व्यय का अंतर, उसको हम लोग डेफिसिट बोलते हैं। तो जहाँ कोरोना काल में हमारे देश का फिस्कल डेफिसिट 9.2 पहुँच गया, मैं बहुत ही गर्व के साथ कर रहा हूँ। ये मोदी सरकार की अच्छी नीति है, अच्छी आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप आज फिस्कल डेफिसिट 4.9% बन लिया है। जिस पूरे विदेश में आप देख लें, अलग अलग जगहों में देखेंगे तो पूरा विश्व आज एक आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। ग्लोबल टर्माइल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, चाहे ब्रिटेन की बात कर लें, या अमेरिका की बात कर लें, या फ्रांस की बात कर लें, रसिया की बात कर लें, यूक्रेन की बात कर लें। इतनी कठिन समस्याओं के बाद भी भारत की जो सशक्त आर्थिक नीति है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसका परिणाम यह है कि फिस्कल डेफिसिट 4.9% बन लिया है और कमिंग ईयर्स में ये 4.5% का टारगेट रखा गया है। और इसका ऑफकोर्स है, यदि फिस्कल डेफिसिट इतना कम है पहले के कंपेयर में, तो ऑफकोर्स है कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो कम होगी। साथ ही मैंने देश जिस राह पे बढ़ रहा है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देश जो है जल्दी ही
तीसरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बढ़ेगी, यानी गरीब जो है अब गरीब नहीं रहेंगे। अब आपने दूसरा प्रश्न किया था हमसे वीमेन के बारे में, तो हम कहते हैं हमारी पार्टी का मानना है कि संभव है सब कुछ, असंभव कुछ नहीं, और कर हौसले बुलंद तो देर कुछ भी नहीं। तो भाजपा ने हौसले बुलंद कर ले हैं, मोदी की गारंटी दे दी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे में नारियों के प्रति सम्मान है, नारियों को बराबर सम्मान दिया जाता है। नारी सशक्तिकरण अधिनियम जो ऐतिहासिक रूप से पेंडिंग था, लेकिन नरेंद्र मोदी की जब सरकार आती है तो नारियों को उसके प्रतिनिधित्व की बात करती है। आज जब नारियों को लखपति दीदी के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एम्पावर करने की बात आती है, तो नरेंद्र मोदी जी उनको लखपति दीदी बनवाते हैं। नरेंद्र मोदी जी गांव-गांव में जाके नमो ड्रोन पायलट, नमो ड्रोन दीदी बनाई जाती है, ताकि महिलाएं अपने घरों से निकले, आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने, सशक्त बने। महिलाओं के एजुकेशन के लिए, महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए करोड़ों प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की ओर से। और जो पीएम मुद्रा लोन स्कीम है, जहाँ पे पिछले बार 10 लाख से 20 लाख बढ़ा दिया गया, उसमें भी महिलाओं को एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिलता है। अब मैं बात करूँ एक और महिलाओं की, जो जनरली क्या होता है कि लैंड की ओनरशिप, यदि आपके पास ज़मीन का ओनरशिप है तो ऑफकोर्स है कि आप एम्पावर होंगे। फैक्ट्री खोलने के लिए, नए इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने के लिए आपको ज़मीन की आवश्यकता होगी। तो सरकार ने यह प्रावधान किया है कि यदि आप महिला के नाम से ज़मीन की खरीदगी करते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी लगता है। यदि आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी लगता है। तो सरकार ने इंश्योर कराया है, यदि आप महिलाओं के नाम से, अपनी माताओं के नाम से, अपनी बहन के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से, अपनी बेटी के नाम से प्रॉपर्टी खरीद बिक्री करते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी में रियायत मिलेगा, यानी महिलाओं को ओनरशिप मिलेगा। आज तक की मैं बात करूं तो जो ओनरशिप है, फीमेल ओनरशिप है, ये आज भी ओनली सिंगल ओनरशिप की मैं बात कर रहा हूं, ओनली 13% है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। इसलिए मोदी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये प्रयास किया। और दूसरी बात रह जाती है कि वर्क पार्टिसिपेशन फोर्स, जो हमारा कार्य शक्ति है, जो अलग अलग प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी यानी सर्विस सेक्टर में जो महिलाएं काम कर रही है, उनका कैसे अनुपात बढ़े, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं अपने घरों से निकलकर यहाँ पे अपने कार्य में, क्योंकि महिलाओं की जनसंख्या हमारे देश की आधा जनसंख्या है, जब तक उनका विकास नहीं होगा तो हम लोग विकसित भारत की संकल्पना को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनके लिए स्पेशली हमारे आदरणीय जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि वर्किंग वीमेन हॉस्टल बनाया जाएगा और जो बेबी केयर होम होता है वो व्यवस्था की जाएगी, ताकि महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगी। और हायर इंस्टीट्यूशन में उनको सीट को लेकर रिजर्व किया गया है। और इस प्रकार से मतलब तमाम प्रयास किए गए हैं गरीबों को एम्पावर करने के लिए, गरीबों को गरीबी से हटाने के लिए और महिलाओं को समाज में आगे लाने के लिए, कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। एक सवाल, राहुल गांधी पहले भी पप्पू थे, आज भी, और मुझे नहीं पता नहीं जब तक उनके सेम पित्रोदा जैसे सहायक रहेंगे तो हमेशा रहेंगे। मैं उनको यही कहूँगा कि तेरी मर्जी से ढल जाऊँ ये मुमकिन तो नहीं, और मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना तो नहीं। जब आपको समय मिला था, देश ने समय दिया था, लगभग 60 सालों का समय देश ने आपको दिया, आपने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, आपने इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया किया। आपने सिर्फ अपने परिवार वालों को आगे बढ़ाया। आपने कांग्रेस का जो पूरा देश का राजनीतिक था वो उसको एक तमाम कुछ लोगों के सत्ता में केंद्रित की। देश के विकास जो गरीब तक, जन जन तक पहुंचना था, तब आप नहीं पहुंचा पाए। आज आप कुछ दिन के पहले बोलते हैं, या तो आप पहले आप ही बोलते हैं अडानी अंबानी, आप बोलते हैं कि कॉपी पेस्ट है, तो क्या आप दो आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि कॉपी पेस्ट बजट है और राहुल गांधी कहते हैं अडानी अंबानी का बजट है। तो क्या यदि अडानी अंबानी का बजट कॉपी पेस्ट है तो क्या ये राहुल गांधी स्पष्ट करेंगे इसका मतलब पहले भी अडानी अंबानी का बजट था, तभी तो कॉपी पेस्ट है। तो राहुल गांधी क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं वो वही समझ पाते हैं। हमारी ओर से कोई प्रक्रिया नहीं है, उनको बस छोड़ देते हैं हम लोग, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं दूध भात, वही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।